हेलो फ्रेंड्स, तो हम डबल ए नोट से सीवीएस पैथोलॉजी के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे। यहाँ तक हमने कर लिए, तो आज यहाँ से पढ़ेंगे। ओल्ड मैन डाइड ऑफ MI 5 days बैक ऑन ऑटोप्सी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स विल बी फाउंड। तो 5 days बैक है, तो अभी मैक्रोफेजेस होंगे। जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है विदिन 24 to 48 आवर्स, तो उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। लेकिन अब क्या है, 5 days हो चुके हैं, तो मतलब क्रोनिक में चला गया है। इसको आप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ना भी कहें, मतलब जो एक्यूटली उसी टाइम इमिडिएटली जो सेल्स होते हैं जहाँ पर आ जाते हैं साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे, वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। 24 आवर या 48 आवर तक होते हैं। उसके बाद फिर मैक्रोफेजेस की माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर मैक्रोफेजेस पहुँच जाते हैं। तो अब इन्होंने 5 days दिया हुआ है, इस वजह से मैक्रोफेजेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अच्छा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो करेक्ट सीक्वेंस वो क्या है, सबसे पहले वाल्व डैमेज हो जाते हैं, उसके बाद थ्रोम्बोसिस होती है। जब वाल्व डैमेज हो गए और डैमेज्ड वाल या डैमेज्ड ब्लड वेसल पे हमेशा प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है, और फिर उसके ऊपर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कास्केड स्टार्ट हो जाती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। उसके बाद वहाँ पर फाइब्रिन क्या कर देता है, उसको क्लॉट को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस करवाता है। तो पहले डैमेज हो गए वाल, उसके बाद थ्रोम्बोसिस हो गई, उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया वहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद परफोरेशन हो जाएगी। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। रिमेंबर DTBP फॉर द सीक्वेंस, ठीक है। डैमेज वाल, थ्रोम्बोसिस, बैक्टीरिया एंड पी से परफोरेशन। एंटीरियर वाल MI है, लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज इन्वॉल्व। एंटीरियर वाल MI में कौन सा आर्टरी इन्वॉल्व होता है, वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो ये हमारे पास एंटीरियर वाल MI में होता है। राइट कॉर्नरी आर्टरी होता है इन्फीरियर वाल MI में, और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो होती है वो लेटरल वाल MI में होता है, मतलब उसमें क्लॉट बनता है, थ्रोम्बोसिस होती है। विच आर्टरी लीड्स टू पोस्टीरियर वाल MI। अब पोस्टीरियर वाल MI वो भी राइट कॉर्नरी आर्टरी है। पोस्टीरियर वाल MI की बात हो या फिर इन्फीरियर वाल MI की बात हो, दोनों में राइट कॉर्नरी आर्टरी इन्वॉल्व होता है। और एंटीरियर वाल MI जो होती है उसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और जो हमारे पास लेटरल वाल MI होता है, L से लेटरल, L से ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी होते हैं अक्सर। अ पेशेंट अल्कोहलिक प्रेजेंटेड विद नटमेग लिवर विद रेज्ड JVP एंड हेपेटिक कंजेशन। लाइकली काज क्या है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म। क्रोनिक अल्कोहलिज्म में जो लिवर का शेप होता है उसे हम कहते हैं नटमेग लिवर, और JVP भी रेज होता है क्योंकि हेपेटिक कंजेशन है, लिवर के अंदर कंजेशन है, जिसकी वजह से क्या होगा, JVP हमारे पास रेज हो जाएगा। तो काज इसकी क्या है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म। काज इज क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाइल कंडीशन इज राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू डिस्टेंडेड नेक वेन, ठीक है ना। अब राइट हार्ट फेलियर भी इस पेशेंट में प्रेजेंट है। राइट हार्ट फेल है, ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर रहा, इस वजह से ऊपर से जो ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा और नीचे से इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, वो हमारे पास क्या है, वो ठीक से नहीं ठीक से एंटर नहीं हो रहा हार्ट के अंदर, तो वो पुल अप होता जा रहा है। तो इन्फीरियर वेना केवा का जो ब्लड पुल अप होगा, तो वो कहाँ पे पुल अप होगा, लिवर के अंदर। तो उसकी वजह से फिर हो रहा है क्या, हेपेटिक कंजेशन। और जो सुपीरियर वेना केवा का ब्लड है वो भी हमारे पास क्या है, नॉर्मली हमारे पास जैसे ब्लड आता है सुपीरियर या इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, वो राइट आर्ट्रियम में एंटर होता है, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से पुश हो जाता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। अब राइट वेंट्रिकल फेल है, तो यहाँ से जो ब्लड पहले से यहाँ इसके अंदर मौजूद है, उस ब्लड को ये वेंट्रिकल तेज़ी से पंप नहीं कर पा रहा, बहुत स्लोली काम कर रहा है, और सारा ब्लड को ये पंप भी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से जो ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, वो क्या है, वो यहाँ पर एंटर नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पहले से ब्लड प्रेजेंट है वेंट्रिकल में, अभी तक उसने वो क्योंकि वो फेल है, वो ठीक से पंप नहीं कर रहा, तो उसमें पहले से ब्लड एक्यूमुलेटेड है बहुत, तो उसकी वजह से वो जो ब्लड है सुपीरियर वेना केवा का और इन्फीरियर वेना केवा का, वो आगे नहीं आ पाएगा हार्ट के अंदर, और एक्यूमुलेट हो जाएगा, पुल अप हो जाएगा। इन्फीरियर वेना केवा में पुल अप होगा तो क्या है, लिवर की कंजेशन होगी, और सुपीरियर वेना केवा में पुल अप होगा तो ऊपर इंटरनल रेगुलर वेन के अंदर पुल अप हो जाएगा, वो ब्लड एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से JVP रेज हो रहा है, और लिवर के अंदर फिर क्या है, जब एक्यूमुलेट हो रहा है हेपेटिक कंजेशन हो रही है। समझ आ गई ना।
लेकिन काज क्या है, काज क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, राइट हार्ट फेलियर है। डायबिटिक, स्मोकर, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक भी है, स्मोकर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज है, एलडीएल उसका इंक्रीज है, इज एट रिस्क ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस। ये कॉमन सेंस की बात है, ये एक रिस्क फैक्टर है डायबिटिक अथीरोस्क्लेरोसिस के लिए। स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है, इंक्रीज एलडीएल भी एक रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन भी एक रिस्क फैक्टर है। वर्स्ट रिस्क फैक्टर क्या होता है, डायबिटिक होता है, और जो कॉमन रिस्क फैक्टर होता है वो हाइपरटेंशन होता है, अथीरोस्क्लेरोसिस या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी टिपिकल फीचर इज, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की टिपिकल फीचर क्या होती है, मायोसाइट डिसअरे। मायोसाइट जो है वो उनकी जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर हो जाती है, नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर इनलार्ज हुए पड़े होते हैं और बाय न्यूक्लिएशन है, और इसके अलावा उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल पहले वो सेल इस तरह पड़े होने चाहिए थे, ठीक है, अब वो इस तरह से पड़े होंगे, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर, तो इसको कहते हैं मायोसाइट डिसअरे। तो ये होता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में। फिर है इन एसेंशियल हाइपरटेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज है, इंक्रीज वर्कलोड, ये कल भी पढ़ा था। इन अ कार्डियक पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ एडिमा, एडिमा की काज क्या होती है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, किस में, कार्डिक पेशेंट में, ये हमने पहले भी पढ़े थे। अगर लिवर फेलियर का पेशेंट होगा, लिवर सिरोसिस का या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, उसमें काज ऑफ एडिमा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, उसमें हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है दोनों में ना, लिवर सिरोसिस में भी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी, जिसकी वजह से आंकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाती है। जब आंकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होती है तो फिर क्या है, फ्लूइड निकलता है ब्लड से, और कहाँ पे एक्युमुलेट होता है, ब्लड वेसल से निकलेगा, टिश्यूज़ में एक्युमुलेट होगा, तो उनमें हमारे पास डिक्रीज आंकोटिक प्रेशर, ठीक है, डिक्रीज प्लाज्मा आंकोटिक प्रेशर इन लिवर सिरोसिस एंड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम विल लीड टू एडिमा, while in cardiac failure increased hydrostatic pressure will cause edema. विच ऑफ द फॉलोइंग मर्मर इज हर्ड, उसकी वजह मैंने आपको सारा बताया था कि प्रोटीन जो है आंकोटिक प्रेशर उनका होता है। आंकोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, वो अपने साथ फ्लूइड को, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट किए रखते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड लीक नहीं होता ब्लड वेसल से। अब क्या होगा, क्योंकि ये प्रोटीन क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट क्या करता है, हमेशा सॉल्वेंट को अट्रैक्ट किए रखता है अपने साथ, है ना, इसको हम कह रहे होते हैं आंकोटिक प्रेशर। अब जब प्रोटीन कम होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन, लिवर सिरोसिस होगी तो प्लाज्मा प्रोटीन वो नहीं बना पाएगा, तो प्रोटीन कम हो जाएंगे, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्लाज्मा प्रोटीन लीक हो जाएंगे तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएंगे, उस सूरत में फिर फ्लूइड लीक होगा, एडिमा हो जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास जो फ्लूइड होगा वो हमारे पास होता ट्रांजिटिव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मर्मर इज हर्ड इन रिमेटिक फीवर, विच ऑफ द फॉलोइंग मर्मर इज हर्ड इन रिमेटिक हार्ट डिजीज या रिमेटिक फीवर। रिमेटिक फीवर में कौन सा होता है, पेन सिस्टोलिक मर्मर हर्ड होता है। उसकी वजह यह है कि रिमेटिक फीवर में मेनली क्या होता है, रीगर्जिटेशन होती है, और रीगर्जिटेशन में क्या होता है, पेन सिस्टोलिक मर्मर। लेकिन अगर स्टेनोसिस भी हो सकती है रिमेटिक फीवर में, अगर स्टेनोसिस होगी फिर में डायस्टोलिक मर्मर होगा। और माइट्रल वाल को कॉमनली ये हमारे पास क्या अफेक्ट करता है। अब 20-year-old boy with rheumatic valvular heart disease has been running a low-grade fever for the last 2 weeks. In addition to a pain systolic murmur, he is found to have splenomegaly and clubbing. The treatment could be, अब देखें 20 ईयर का है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है उसको, और उसको लो ग्रेड फीवर है 2 वीक्स के लिए, पेन सिस्टोलिक मर्मर वैसे इनमें प्रेजेंट होता है। अब क्या हो गया, उसको स्प्लीनोमेगली स्टार्ट हो गई है और क्लबिंग भी है साथ में, तो अभी ट्रीटमेंट क्या होगी, इंजेक्शन पेनिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। ये मतलब लो ग्रेड फीवर है उनको हमारे पास वही है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रहा है और साथ में इन्फेक्शन, तो इसमें हम लोग क्या देंगे, इंजेक्शन पेनिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। 50-year-old hypertensive patient presented with severe pain radiating towards back suddenly collapsed। अब देखिए 50-year-old हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, वो सवेयर पेन के साथ प्रेजेंट हुए हैं जो कि रेडिएट कर रहा है टूवर्ड्स बैक सडनली कोलैप्स्ड। ऑन ऑटोप्सी व्हाट कुड बी सीन, मीडियल नेक्रोसिस। अच्छा 50 ईयर का है, हाइपरटेंसिव भी है और सवेयर पेन भी है उसको, जो कि रेडिएट कर रहा है बैक की तरफ। अब ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिए हुए। सडनली कोलैप्स की है तो ऑटोप्सी के ऊपर अब मतलब उसकी डेथ हो गई है।
तो अब ऑटोप्सी के ऊपर, अब ये क्या है, एमआई से रिलेटेड है ना, हाइपरटेंसिव और सोयर पेन है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें क्या होगा, मीडियल नेक्रोसिस, ये एरोटिक डायसेक्शन है ना, उसमें सडन कोलैप्स हो सकता है। एरोटिक डायसेक्शन कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन काजेस हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ऑफ वेजा वेजोरम दैट सप्लाई मीडिया एंड लीड्स टू नेक्रोसिस ऑफ मीडिया एंड वीकनेस इन द वेसल विल लीडिंग टू टीयर एंड डायसेक्शन। ठीक है, एरोटिक डायसेक्शन में क्या होता है, हाइपरटेंशन की वजह से होता है, और क्रोनिक हाइपरटेंशन जब होगा तो हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगी। ठीक है, किसकी, एरोटा की, और एरोटा की भी कौन से वेसल की, वेजा वेजोरम की। अब देखिए एरोटा हमारे पास उसका जो ये हमारे पास समझे मीडिया है, अब ट्यूनिका मीडिया, अब इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, ब्लड सेल्स नहीं, स्मूथ मसल सेल्स। अब इन स्मूथ मसल सेल्स को भी किस चीज़ की ज़रूरत है, फूड की। अब इन स्मूथ मसल को ये ट्यूनिका मीडिया है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंटीमा है, और ये हमारे पास सबसे बाहर ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये एक्सटर्ना प्रेजेंट है इसके अंदर, समझे, ये कोलाजन फाइबर्स वगैरह हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये सिर्फ एक साइड मैंने बनाया है, किसका, एरोटा का, ये एरोटा है, ये कम्प्लीटली हमारे पास क्या है, ये एरोटा का एक साइड है, यहाँ पर एरोटा का एक वाल मैंने बनाया ना, ये दूसरा वाल इसका इसी तरह से होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एरोटा के अंदर ये जो ट्यूनिका मीडिया है, अब इसको भी तो जाहिर है इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, तो एक्सटर्ना के अंदर भी, यहाँ पर एंडोथेलियम के अंदर भी, तो इनको भी हमारे पास फूड की ज़रूरत होगी, मतलब ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की। तो इनके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन कैसे आएगा, वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि इनको फिर सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, वो ब्लड वेसल को हम फिर नाम दे रहे होते हैं वेजा वेजोरम। एक फिर हमारे पास ब्लड वेसल होते हैं जो नर्व को हमारे पास ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं, उनको फिर कहते हैं वेजा नर्वोजम। वेजा मीन्स ब्लड वेसल, नर्वोजम मीन्स नर्व का। यहाँ पर वेजा मीन्स ब्लड वेसल, वेजोरम का मतलब ब्लड वेसल का। जो बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, वो ब्लड सप्लाई उनको फूड, ग्लूकोज वगैरह सप्लाई कर रहा होता है। तो ये वेजा वेजोरम जो होती है, इसकी हमारे पास क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगी इसकी। ठीक है, मतलब इसके ये वेजा वेजोरम के बाल क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। जब हार्ड हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ट्यूनिका मीडिया को ये ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से ट्यूनिका मीडिया के सेल डेड हो जाएंगे, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखें, मीडिया हमारे पास, मीडिया की नेक्रोसिस हो गई और वीकनेस हो जाएगी फिर वेसल वाल में, लीडिंग टू टीयर एंड डायसेक्शन। फिर टीयर हो जाएगा, टीयर कैसे होगा, ये ट्यूनिका इंटीमा हमारे पास रप्चर हो जाएगा, तो ट्यूनिका इंटीमा और मीडिया के दरमियान इस तरह से ब्लड फ्लो करेगा, इसको कहते हैं एरोटिक डायसेक्शन, और इसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है। अ पेशेंट आफ्टर आरटीए प्रेजेंट विद लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आरटीए हुआ है तो ब्लीडिंग हुई, जाहिर सी बात है ना, वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम, हाइपो वॉल्यूमिक शॉक, हाइपो मीन्स कम, वॉल्यूम मीन्स ब्लड वॉल्यूम का कम होना। इन्फ्लेमेटरी मार्कर दैट इज रिलेटेड टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन है। ये हमारे पास सिर्फ हार्ट डिजीज़ में नहीं, मोस्टली जितने भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उनमें सीआरपी रेज्ड हुआ पड़ा होता है। अ क्रोनिक प्रेशर और लोड इन लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू एरोटिक स्टेनोसिस रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर अगर क्रोनिक प्रेशर ओवरलोड हो एरोटिक स्टेनोसिस की वजह से, है ना, एरोटिक स्टेनोसिस है तो अभी ब्लड जो है बाहर ठीक से निकल नहीं पा रहा, तो वो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड अकुमुलेट होता जा रहा है, और ब्लड अकुमुलेट होने की वजह से वहाँ का प्रेशर हमारे पास क्या है, कॉन्सिस्टेंटली इंक्रीज रहे। तो अब जब ये प्रेशर कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होगा, यही बात कर रहा है, ये क्रोनिक प्रेशर ओवरलोड है लेफ्ट वेंट्रिकल में एरोटिक स्टेनोसिस की वजह से, तो उसके रिजल्ट में फिर क्या होगा, अल्टर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्टेंसिबिलिटी, डिक्रीज कंट्रक्टिलिटी, डायलेटेशन, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, और डायलेटेशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइपरट्रॉफी होगी, मेनली हाइपरट्रॉफी होती है। द लो वोल्टेज QRS complexes कॉमनली प्रेजेंट इन, लो वोल्टेज QRS complexes कॉमनली किस में होते हैं, ओल्ड MI में। व्हाट टेक्स प्लेस इन न्यूरोजेनिक शॉक, डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक जब होगी तो हमारे पास ब्लड वेसल का जो हमारे पास नर्व होता है, ब्लड वेसल के अपने नर्व्स भी होते हैं, उन नर्व्स ने क्या होता है, ब्लड वेसल का टोन मेंटेन किया होता है,
तो ये ब्लड वेसल है, ये इसका नर्व है, इसने हमारे पास इस वेसल का क्या किया हुआ है, टोन मेंटेन किया हुआ है। जब न्यूरोजेनिक शॉक होगा तो इम्पल्सेस नहीं आएंगे इस नर्व के पास, तो इस वेसल का टोन हमारे पास मेंटेन नहीं होगा और ये वेसल क्या हो जाएंगे, सारे बॉडी के डायलेट हो जाएंगे, उनका टोन ख़त्म हो जाएगा और उसको फिर हम नाम देंगे न्यूरोजेनिक शॉक। और जब हमारे पास वेजो डायलेशन हो गई तमाम वेसल्स की, तो फिर क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा या नहीं। तो वही बात ये कर रहा है, ये गए हमारे पास होते हैं सारे कंसेप्ट वाली चीज़ें, थोड़ा सा अगर आप इनको समझने की कोशिश करें हैं भी ईजी। A point that distinguish partial transaction of the spinal from the complete transaction है spinal shock है, ठीक है। पार्शल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड से को और कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्पाइनल शॉक के थ्रू। द शॉक एसोसिएटेड विद पेल्विक फ्रैक्चर इज ओविंग टू ब्लड लॉस। पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से जो शॉक हो रहा है तो वो ब्लड लॉस की कॉमन सेंस की बात है ना, ब्लीडिंग हो रही है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, सबसे कॉमन साइट एरोटा है। द इन्फार्क्ट ऑफ पोस्टीरियर सेप्टम वुड काज इंजरी टू विच कार्डिक स्ट्रक्चर है, तो वो है एवी नोड, ठीक है। पोस्टीरियर सेप्टम के अंदर एवी नोड संजय प्रेजेंट होता है, तो उसकी अगर हमारे पास इन्फेक्शन होगी तो एवी नोड डैमेज होगा। परपुरल प्यूरप्रल सेप्सिस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आईवी फ्लूइड्स इज यूजुअली रिस्पॉन्सिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आईवी फ्लूइड्स को वो हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे परपुरल सेप्सिस में, सॉरी। एंडोटॉक्सिक शॉक इज इनिशिएटेड बाय विच अमंग दीज, साइटोकाइन एक्शन। एंडोटॉक्सिक शॉक साइटोकाइंस की वजह से होता है और एंडोटॉक्सिन किससे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन को रिलीज़ कर रहे होते हैं, वो साइटोकाइंस है ना। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं और उस एंडोटॉक्सिन के खिलाफ हमारे बॉडी में फिर साइटोकाइन रिलीज होते हैं, उन साइटोकाइंस की वजह से फिर क्या हो रहा है, शॉक हो रहा है, उसको फिर हम नाम दे रहे हैं एंडोटॉक्सिन शॉक। वैसे हमारे पास होता है सेप्टिक शॉक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से जो होता है। हाई आउटपुट कार्डिक फेल्वर इज़ फाउंड इन लो ब्लड प्रेशर में हाई आउटपुट कार्डिक फेल्वर होगा। न्यू बॉर्न बेबी, वजह क्या है, जब लो ब्लड प्रेशर नहीं सॉरी बेरी में, यहाँ पर मैसेंजर लो ब्लड लो आरबीसीज लिखा हुआ है, तो जब हमारे पास बेरी होगा या एनीमिया में भी, एनीमिया वाले कंडीशन में या बेरी दोनों में क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड में प्लाज्मा ज़्यादा होता है, ब्लड सेल्स कम होते हैं, तो उसकी वजह से वो प्लाज्मा क्या होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से आएगा, हार्ट के अंदर आएगा, तो हमारे पास फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा हार्ट के अंदर, तो हाई आउटपुट होगी, ठीक है, हाई आउटपुट, और वक्त के साथ वो कार्डिक फेल्योर काज करेगा। Newborn baby was all right for 6 hours. After that she developed blue discoloration of lips and hands 6 hours के बाद। डायग्नोसिस क्या होगी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल विद नो शंट, ठीक है। अब देखें PDA ए सियानोटिक है, VST ए सियानोटिक है, अब इसमें टॉप है या ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल है, तो हमारे पास मोस्ट कॉमनली इस टाइम पे हमारे पास डिस्कलोरेशन क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल करवाते हैं बर्थ के डायरेक्ट बाद। नो कंपेटेबल, नॉट कंपेटेबल विद लाइफ, ठीक है, ये कंपेटेबल नहीं होगा, तो शंट हम लोगों ने क्या करना है, अगर शंट प्रेजेंट होता है पहले से तो फिर तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इसमें शंट भी नहीं है, तो इस दौरान हमारे पास इन्फेंट डाई करते हैं विद फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द लाइफ में, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा बॉडी की तरफ ना। एम्फाइलोसील इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डिक एनोमली। एम्फाइलोसील जो होता है वो, उसमें हमारे पास कौन सा गैस्ट्रिक एनोमली हो सकता है, VST, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट है। उसके बाद इन एनाफिलैक्टिक शॉक व्हाट चेंजेस अकर इन पेशेंट। एनाफिलैक्टिक शॉक में कौन से चेंजेस पेशेंट के अंदर हो सकते हैं, आर्टेरियोलर एंड वीनस वेजोडायलेशन होता है। कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ VSD होता है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ VSD है, लेकिन अगर वो पूछे मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सियानोटिक हार्ट डिजीज़ तो वो हमारे पास है टॉफ है, लेकिन अगर वो पूछे मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सियानोटिक हार्ट डिजीज़ एट बर्थ तो वह है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, जिसका अभी हमने पढ़ा था सिनारियो। अ यंग मैन विद हार्ट फेल्योर के, जिसमें हमारे पास बच्चे की डेथ हो रही थी, ये वाला बाद 6 आवर के बाद उसको साइनसिस जो हो रही थी ना, लिप्स और हैंड्स वो का, तो ये हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। अ यंग मैन विद हार्ट फेल्योर एंड बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन है, इन प्लूरल टाइप है, विच सेल्स विल बी प्रेजेंट इन हार्ट फेल्योर है, हार्ट फेल्योर सेल्स होंगे। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद टर्मिनल नियोप्लास्टिक डिजीज। नॉन बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, और थ्रोम्बोसिस तो वैसे भी होती है एंडोकार्डाइटिस में।
तो वो हमारे पास क्या है, थ्रोम्बोसिस क्यों हो रही है, बैक्टीरिया नहीं है, थ्रोम्बोसिस हो रही है, तो वो हमारे पास टर्मिनल नियोप्लास्टिक डिजीज़ की वजह से, मतलब टर्मिनल कैंसर है, एंड स्टेज जो कैंसर होता है 3rd या 4th स्टेज, तो उसमें हमारे पास उसकी वजह से भी हमारे पास हाइपर कोगुलेबिलिटी हो जाती है, तो वो थ्रोम्बोसिस काज करवाता है एंडोकार्डियम की, उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, उसको कहते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। एसएलई इज एसोसिएटेड विद, एसएलई में लिबमेंस सेक एंडोकार्डाइटिस होता है, और नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस वो किस चीज़ के साथ एसोसिएट करता है, टर्मिनल नियोप्लाज्म की वजह से। व्हाट विल रेज इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोग्लोबिन है सबसे बेस्ट, ये हमने पढ़े हुए हैं सारे। पेशेंट हैविंग टेकिकार्डिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड हाइपोटेंशन आफ्टर लेपारोटोमी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो वो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ना, लेपारोटोमी में ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई उसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ऑन स्कल्टेशन अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है, पल्मोनरी एडिमा इज ड्यू टू, तो ये हमारे पास वही है माइट्रल स्टेनोसिस, कौन सा मरमर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, अच्छा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, एरोटिक स्टेनोसिस है ना, तो ये एरोटिक स्टेनोसिस की बात कर रहा है, ये है सॉरी हाँ एरोटिक रिगर्जिटेशन की बात कर रहा है ना, अर्ली डायस्टोलिक मरमर है, एरोटिक रिगर्जिटेशन है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। देखें एरोटिक रिगर्जिटेशन में अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है, एरोटिक स्टेनोसिस में इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है, ठीक है, एस से स्टेनोसिस, एस से सिस्टोलिक, ठीक है, ये याद रखें। 45 ईयर ओल्ड और जो रिगर्ज होते हैं, माइट्रल रिगर्ज या ट्राइकस्पिड रिगर्ज और साथ में वीएसडी, इनमें पेन सिस्टोलिक मरमर, और माइट्रल स्टेनोसिस में मिड डायस्टोलिक मरमर होता है। फिर है 45 ईयर डायबिटिक लेडी सिंस 10 years एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू नमोनिया एंड डेवलपिंग शॉक लाइक सिम्टम्स काज विल बी इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है, डायबिटिक लेडी है 10 ईयर से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है ड्यू टू नमोनिया, और उसको शॉक लाइक सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, जिसकी वजह से सारा फ्लूइड लीक हो रहा है, बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है और ब्लड वेसल से निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शॉक हो रहा है। नमोनिया में यही होता है ना, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो रहा होता है ना, वो वास्कुलेचर की जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं उनका हमारे पास क्या है, ये परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये फ्लूइड निकलेगा, लंग्स के अंदर जमा होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, तो हमारे पास ये निमोनिया में हो सकता है, और फिर शॉक भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड ब्लड वेसल से निकल जाए तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। अब पेशेंट विद कार्डिक एबनॉर्मलिटी, फेशियल एबनॉर्मलिटीज है, थाइमिक एप्लाजिया है, हाइपोकैल्सीमिया है एंड क्लेफ्ट प्लेट, ऑल आर फीचर्स ऑफ कैच-22, कैच-22 एक डिजीज़ है, उसमें कार्डिक एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, थाइमिक एप्लेजिया होता है और फेशियल एनॉमलीज साथ में लेफ्ट प्लेट। अ पर्सन टेकन टू सियाचिन 12,000 फीट फ्रॉम सी लेवल डेवलप्स डिस्निया पोस्ट 12 आवर्स मोस्ट लाइकली ड्यू टू, तो ये है पल्मोनरी एडिमा की वजह से, ठीक है, क्योंकि अगर इतने हाइट पे बंदा जाएगा और वो भी हमारे पास पहली दफ़ा अगर हो, तो फिर वो क्या है, उस बंदे की बॉडी ने इतनी अडाप्टेशन नहीं की होती, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर उसको पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे कम होता है ना, वाइज डायलेशन होती है, तो फिर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। विद इन 24 आवर पल्मोनरी एडिमा होता है, आफ्टर 5 to 6 मंथ क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑन रिटर्निंग, वो होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ, क्योंकि आफ्टर 5 to 6 मंथ क्या है, वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरा नहीं कर पा रहा हमारा ब्लड, तो फिर हमारी बॉडी क्या करेगा, ब्लड को इंक्रीज़ करेगा कि आरबीसीज बढ़ जाएँ, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएँ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या है बॉडी को पहुंचा सकें, तो ये क्या है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया होगा, ठीक है, 5 to 6 मंथ के बाद अगर वो रिटर्न करेगा तो उसमें क्या है, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होगा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ थोरेसिक एरोटिक डिसेक्शन इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो वो है मीडियल डिजनरेशन, टुनिका मीडिया की डिजनरेशन, वही बात है, हाँ अभी समझा था। अ पेशेंट डाइट आफ्टर हिज ऑटोप्सी वाज डन है, द टुनिका मीडिया वाज लैकिंग इन ब्लड वेसल, द कंडीशन इज, ये फिर से वही है ना, अच्छा इसमें भी नेक्रोसिस पूछ रहा है, ये फेब्राइड नेक्रोसिस होगा आई थिंक, हाँ यही होगा, नहीं इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, अच्छा बैरी एन्यूरिज्म की बात करें, हाँ पेशेंट डाइड एंड आफ्टर हिज ऑटोप्सी वाज डन, टुनिका मीडिया वाज लैकिंग इन ब्लड वेसल, टुनिका मीडिया बोलता है ब्लड वेसल में प्रेजेंट ही नहीं था, तो ये किस में होता है, बैरी एन्यूरिज्म में होता है, ठीक है, उसकी वजह से फिर क्या होते हैं, बैरी एन्यूरिज्म की वजह से हार्ट के अंदर स्ट्रोक, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, और उसमें हमारे पास टुनिका मीडिया नहीं होता ना, वीक ब्लड वेसल है, तो उसकी रप्चर भी ईजिली हो सकती है। व्हाट टेक्स प्लेस इन न्यूरोजेनिक शॉक,
डिक्रीज पेरिफेरल, यह भी समझाया था। अ पेशेंट ऑन ईसीजी देयर इज एब्सेंट पी वेव बट नॉर्मल क्यूआरएस कम्प्लेक्स वेयर इज द पेस मेकर लोकेटेड। पी वेव को ऐसे नोड बना रहा था, तो अब पी वेव एब्सेंट है, इसका मतलब ऐसे नोड नहीं है, वो पेस मेकर के तौर पर काम नहीं कर रहा, सिर्फ क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, इसका मतलब सिर्फ ए वी नोड काम कर रहा है, वो हमारे पास ए वी नोड एज ए पेस मेकर काम कर रहा है। Vascularitis that involves the same vessel or different vessels with lesion of different ages in is which among these, ये हमारे पास पॉलीआर्टराइटिस नोडुला, इसमें सेम वेसल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, या फिर हमारे पास डिफरेंट वेसल इन्वॉल्व होते हैं और लीजन ऑफ डिफरेंट एजेस। लीजन ऑफ डिफरेंट एजेस का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल इस तरह से ना, ये फॉर एग्जांपल मेरा हमारे पास रेडियल आर्टरी है और ये फॉर एग्जांपल क्या है, फेमोरल आर्टरी है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल फेमोरल आर्टरी में आज हमारे पास लीजन बने हैं, 10 दिन बाद फिर हमारे पास लीजन बनना स्टार्ट हो गया किसमें, रेडियल आर्टरी में, या सेम वेसल के अंदर भी ये, अब ये फेमोरल आर्टरी है फॉर एग्जांपल, इसमें 2 लीजन आज बने, 2 लीजन 10 दिन बाद बनेंगे, तो मतलब सेम वेसल के अंदर जो लीजन है उनकी एज डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट टाइम पे निकल रहे हैं। तो ये किस कंडीशन में होता है, किस पॉलीआर्टराइटिस नोडुला में इस तरह के वो लीजन होते हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर एट विच पल्मोनरी वाल्व ओपन इज, वो है 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर का राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है 8 to 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है ड्यूरिंग सिस्टोल, और डायस्टोल के दौरान 0 to 8 होता है। ये देखें, सिस्टोल के दौरान 25 तक होता है और ड्यूरिंग डायस्टोल 0 to 8 होता है, और 8 के ऊपर ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल ओपन हो रहा है, पल्मोनरी वाल ओपन हो रहा है। राइट वेंट्रिकल प्रेशर एट विच पल्मोनरी वाल ओपन 8 मिलीमीटर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर एट विच एरोटिक वाल ओपन, वो है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और लेफ्ट वेंट्रिकल का टोटल प्रेशर कितना होता है, वो 120 तक होता है। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस पेशेंट अंडरगो शॉक बीपी 85/40, व्हाट विल एक्टिवेट नाउ, अभी क्या एक्टिवेट होगा, सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स, ये हमने पढ़े हुए थे, डिटेल्स है। तो हमारे पास जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए, ठीक है, हमने पढ़ा था, तो उसमें सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, अगर थोड़ा कम हो तो उसमें बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म होता है। अब ये देखें, ये सारा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। अच्छा, मैप का पूछ रहे हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर इज एक्सेलरेट। अब देखें, इसमें हमने पढ़ा था मीन आर्टेरियल प्रेशर अगर 65 से कम हो जाए ना, तो उसमें उसको हम क्या, उस वक्त सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। अब देखें, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या था, डायस्टोलिक प्लस बीपी था प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर फिर कैसे मालूम करना था, सिस्टोलिक से डायस्टोलिक को निकालें, 85 से 40 निकालें, 45 है। अब इस 45 का 1/3 कितना होगा, तकरीबन 15 है, ठीक है, तो 15 प्लस डायस्टोलिक बीपी 55 हो गया, तो मतलब 65 से कम है क्या, नहीं। अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 से कम हो जाए तो उस वक्त एक्टिवेट होता है क्या, सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाता है। ये सारा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया, वो यहाँ पढ़ ली, ये मैंने पहले भी थ्योरी में बहुत डिटेल से समझाया था। 1 year old child प्रेजेंट टू यू विद फेल्वर टू थ्राइव प्रोग्रेसिव सियानसिस टैक्टिपनिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, देखें उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, सियानोसिस भी है, प्रोग्रेसिव है, और फेल्वर टू थ्राइव है, साथ में उसको टैक्टिपनिया है। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, कौन सा डिफेक्ट है, इसमें टॉफ है, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर सियानोसिस हो रही है ना 1 year old चाइल्ड में। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अक्कर कॉमनली इन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आईवी ड्रग अब्यूज़र में होता है, कॉमनली उनमें होता है, वैसे तो औरों में भी हो सकता है ना। द एक्स्ट्रा सिस्टोलिक बीट वुड प्रोड्यूस, एक्स्ट्रा सिस्टोलिक बीट जो होता है वो डिक्रीज़ करेगा ब्लड प्रेशर को, बिकॉज ट्रोप वॉल्यूम इज डिक्रीज है। A patient after RTA with multiple rib fracture, which of the following must be first treatment? फर्स्ट ट्रीटमेंट उसकी क्या होगी, उसके मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो चुके हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट है ना, ताकि शॉक में पेशेंट ना चला जाए, शॉक की वजह से डेथ हो सकती है ना। अ पेशेंट हु वाज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल एंड गॉट ऑपरेटेड ऑन 8th पोस्ट ऑपरेटिव डे, ही सडनली डेवलप्ड डिस्निया, मोस्ट लाइकली पैथोलॉजी पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फ्रैक्चर वगैरह होते हैं तो फैट एम्बोलिज्म वगैरह उसके बाद हो सकती है। तो ये देखें, एयर एम्बुलिज्म हिस्ट्री ऑफ पासिंग सीवीपी, सेंट्रल वीनस जो लाइन होता है, तो वो जब पास कर रहे होते हैं तो उस वक्त हो सकता है एयर एंटर हो जाए ब्लड वेसल में, उसकी वजह से फिर एयर एम्बुलिज्म होता है और वो सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डेथ काज कर सकता है। प्रेग्नेंट लेडी है, उसको लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है और उसी टाइम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उसी टाइम उसकी डेथ हो गई है या ड्यूरिंग लेबर हो गई है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलिज्म है। लेकिन अगर क्या है 4 days आफ्टर फ्रैक्चर, ठीक है, सडन डेथ है प्लस सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है।
अगर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है और डेथ आफ्टर 3 to 4 डेज है या 5 डेज है तो वो फैट एम्बोलिज्म है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इज मोस्ट कॉमनली अराइजिंग फ्रॉम, ये आपने याद रखने हैं, इससे एमसीक्यू जाते हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमनली अराइज किस जगह से होता है? लेग से, लेग के जो आर्टरीज होते हैं वहाँ से, और वेन से भी हो सकता है, ठीक है, डीप वेन से में नहीं होता है। अच्छा, अ पेशेंट प्री पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर 2 hours developed tachycardia, hypotension and abdominal distension most likely is due to which of the following? hypovolemic shock है, ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे कल ऐसे करेंगे। अभी बहुत सारे एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं, कल ऐसे करेंगे। जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो नहीं पढ़ेंगे, जो सिर्फ हमारे पास नए एमसीक्यूज़ हैं वो पढ़ते जाएंगे, और इंपॉर्टेंट वाले कल सीवीएस पैथोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। फिर परसों से इंशाल्लाह एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।